की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। केशव मौर्य जी, आदरणीय दिनेश जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नरेश सैनी जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दे। बुके और अंग वस्त्र पहना के भी पार्टी में स्वागत करें नरेश जी का। हरिओम यादव जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची आदरणीय केशव मौर्य जी दें। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची ठीक। एक बार सब लोग साथ साथ आ जाएंगे तो एक अच्छा चित्र बन जाएगा। इधर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अभी दिया जाएगा सवाल का जवाब। अभी आज तो ये शामिल हुए, सबका स्वागत है। भाजपा परिवार में ताकत बड़ी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अन्य पार्टियों के नेता भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी के हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले दल बदल का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के कल कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन बीजेपी ने भी कहा कि अन्य पार्टियों के नेता हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसकी शुरुआत ये देख रहे हैं आप। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुरक्षा में चूक पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा है। पीएम की सुरक्षा में चूक का सच सामने आया है, ये कहा है स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस ने पीएम की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। पहले दिन से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर हैं। पंजाब कांग्रेस पर जानबूझकर पीएम को असुरक्षित माहौल में रखा गया। पंजाब पुलिस सूचना के बाद भी अलर्ट नहीं हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। राज्य और केंद्र सरकार की कमेटी को नकारते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हमलावर हैं। ताजा हमला स्मृति ईरानी की तरफ से बोला गया है। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया। पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना, इस अलर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे। पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना
कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। और इस बीच एक और खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल बीजेपी से इस्तीफा दिया। सबने देखा, उन्होंने बीजेपी पार्टी पर दलितों और पिछड़ों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है, वैसे ही मेरा फैसला वापस नहीं होगा। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी से इस्तीफा दिया अभी तक आपने? अभी मैंने मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या, बारी बारी से आपके सामने सब कुछ आएगा जो होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी भी आप बने हो, तो अभी भी आप बीजेपी में हैं। मैं कह रहा हूं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तमाम फैसले आपके सामने आएंगे और ये भी उसमें एक कड़ी होगा, लेकिन उस घड़ी का इंतजार करिए जब वो वक्त आएगा। कब तक आएगा वक्त? वो जल्दी आने वाला। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने मेरे इस्तीफे का स्वागत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई करेगा स्वागत तो मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। 12 एमएलए और भी हैं आपके साथ? कितने हैं कितने नहीं हैं, ये 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य आपको मनाने में जुटे हुए हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपको फोन भी किया, आप मान जाएंगे? देखिए, राजनीति में लिया गया फैसला और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता है, इसलिए एक बार इस्तीफा हो गया तो हो गया। आपकी बेटे भी बीजेपी में रहेंगे, वो भी आपके साथ आएंगे? वो बदायूं की सांसद है, बदायूं और बदायूं की सांसद खुद अपना निर्णय लेगी। हम किसी पर भी कोई दबाव नहीं डालते। राजनीति में बेटी बेटा कोई महत्व नहीं रखता है, प्रदेश की जनता सर्वोपरि होती है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में वो फैसला लेंगे, हालांकि अभी भी वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि स्वागत किया अखिलेश यादव ने, ये उनका अपना मानना है, लेकिन अभी वो बीजेपी के सदस्य हैं। 1-2 दिनों बाद ही वो फैसला लेंगे कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो पार्टी से सदस्य हैं, अभी वहां से इस्तीफा नहीं दिया है, मंत्री पद छोड़ा है। अभी 14 तारीख को तस्वीर साफ होगी। आगे बढ़ते शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। विधायक रोशनलाल वर्मा ने योगी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला बड़ा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री सुरेश खन्ना विधायक के हर काम में अड़ंगा लगाते थे, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। रोशनलाल वर्मा ने कहा कि बीजेपी की ओर से भी विधायक उनके संपर्क में हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। जनता बनाती है, पार्टी तो सरकार बनाती नहीं। जब जनता जनादेश देती है जब ही सरकारें बनती हैं। सरकार जनता ने बनाई, जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के काम होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ पूरे 5 साल तक। पूरे 5 साल तक जैसे आप लोगों को सबको पता है, हमारे पार्टी की सरकार ने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की क्या दुर्दशा हुई। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य जाति के कमज़ोर लोग हों, सबकी उपेक्षा हुई है। और मैं उस उपेक्षा को लगातार हमारे जो उच्च नेता हैं अवगत कराते रहे। हर काम में अड़ंगा लगाना, पंचायत चुनाव में तानाशाही करना, कितने बड़े पैमाने पर तानाशाही हुई, लेकिन हम उसमें असफल रहे। सरकार में होते हुए हमारी नहीं चलने दी। इसलिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं, हमने उनके साथ पार्टी में जाने का, समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया है। सुनने में आ रहा है कि जो मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हैं, एक कैबिनेट मंत्री जी,
उनसे नाराज हैं आप खासकर? ऐसा है, उनसे तो मैं बिल्कुल नाराज हूँ। आप लोगों को जानकारी बारे में है जानकारी, और मैं उनकी शिकायत भी करता रहा, लगातार शिकायतें करता रहा, लेकिन उन्होंने उन शिकायतों को मेरी संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा, आप भाजपा विधायकों के संपर्क में हैं, क्या लगता है अभी और कितने विधायक जाएंगे? अभी इंतजार करिए ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, क्या सपा की सरकार बनेगी? निश्चित 100% बनेगी, 300 पार, आप देखना। और इधर धर्म संसद में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड दिल्ली पुलिस को नोटिस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी 10 दिन में जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि धर्म संसद में हेट स्पीच बिल्कुल नहीं चलेगी और इसीलिए 2 राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हेट स्पीच को लेकर प्रभाकर मिश्रा, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है और उसमें पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज, रिटायर्ड जज और वरिष्ठ वकील कुर्बान अली की तरफ से याचिका दायर की गई थी। आज कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि याचिका में जो बातें कही गई हैं वो इतनी गंभीर हैं, क्योंकि आरोप ही इतने गंभीर हैं जिसे हम कोर्ट में खुलेआम पढ़कर नहीं सुना सकते। और उन्होंने 1 पेज का एक ब्रीफ दिया कि माय लॉर्ड, इसे पढ़कर आप देख लीजिए कि मामला कितना संगीन है। तो जो उसमें बातें कही गई हैं, याचिका में जो बातें कही वो मैं ये बताऊं कि उसमें ये कहा गया है कि धर्म संसद हरिद्वार में जो बातें कही गई थी, या दिल्ली में भी ये कार्यक्रम हुआ था हिंदू वाहिनी का, युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी का, उसमें जो बातें कही गई थी महज भड़काऊ बयान नहीं था, वो एक तरह से जीनोसाइड की अपील की गई थी धर्म विशेष के खिलाफ, और इसलिए कोर्ट से कहा गया था इस मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे, इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो एसआईटी से जांच भी हो और आगे से कोई इस तरह घटना न घटे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, हम अभी उत्तराखंड सरकार से और दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दीजिए, लेकिन इस बीच में कपिल सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि 23 तारीख को अलीगढ़ में ठीक इसी तरह का एक धर्म संसद का आयोजन होने का ऐलान किया गया है। इसलिए अगर पहले सुनवाई नहीं होगी तो फिर उसी तरह के भड़काऊ बयान दिए जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ के मामले में अगर कुछ ऐसा होता है तो ये जो याचिका करता है, जो भी लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनको इस बात की इजाजत है कि वो संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में इन चीजों को ले जाकर उनके सामने ये रखें। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से, उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि इतना भड़काऊ और संगीन बयान देने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 एफआईआर दर्ज जरूर हुए थे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये जो बयान है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर कहा कि इन चीजों से निपटने के लिए देश में तमाम प्रावधान है, तमाम कानून हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो घटना है अपने आप में बहुत ही अलग तरह की घटना है, क्योंकि अब तक जो घटनाएं होती थी भड़काऊ बयान दिए जाते थे, लेकिन इस तरह का जो धर्म संसद में जो बयान दिया गया है, ये एक संगठित और इस तरह की कोशिश है कि धर्म विशेष को, यानी कि मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ जहर उगला गया और उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश हुई, और उसमें यहां तक कहा गया कि मुसलमानों को मार देना चाहिए। इस तरह के बयान देने की कोशिश की। ये बातें याचिका में कही गई, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि जो बातें कही गई याचिका में, मैं कोर्ट में इसलिए नहीं कहना चाहता कि इससे मामला और खराब होता है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन में उत्तराखंड पुलिस क्या करती है, दिल्ली पुलिस क्या करती है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं वो गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अब जवाब कोर्ट को देना है। इस बीच में एक और बात कि जो उसमें यति नरसिम्हानंद जो एक जिन्होंने बयान दिया था, उनके साथ 3-4 लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां आकर के फिर उसी तरह का बयान दे रहे थे। ठीक उसी नेचर का, उसी तरह का भड़काऊ बयान भी अभी मैं वहीं से सुन के आ रहा, वो लोग दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पुलिस वहां पर, आसपास में पुलिस भी मौजूद है। तो ये भी एक अलग तरह की तस्वीर है जो मुझे नहीं लगता है कि देश के बहुत लोगों को पसंद आएगी। लेकिन जब ये सब, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर मिश्रा, ये पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किए 40 उम्मीदवारों के नाम, आज शाम तक सूची जारी होने की उम्मीद है।
सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से चर्चा लगातार जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। शाम तक समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि कल से ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही है। और एक तस्वीर आपके सामने जिसमें चाचा शिवपाल यादव भी नजर आ रहे हैं और सहयोगी पार्टी के जो सदस्य हैं, चीफ हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव के साथ में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये पहली तस्वीर उस मीटिंग की। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कौन कितनी पार्टी पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चाचा शिवपाल यादव भतीजे के साथ आ गए। सीट बंटवारे को लेकर, शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है और पहली लिस्ट के लिए नाम कुछ तय हुए, 40 नाम। साथ में ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ में मौजूद हैं और अन्य जो सहयोगी पार्टी हैं, जो 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मैदान में हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उन तमाम पार्टियों के नेता इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वो 40 नाम कौन से हैं पहली लिस्ट में, उस पर लगातार हमारी नजर है। थोड़ी देर में वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर और ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल से मंथन चल रहा है सहयोगी पार्टियों के साथ अखिलेश यादव का। मुलायम सिंह यादव की भी इस पर नजर है, क्योंकि सीधी टक्कर बीजेपी से दो बड़ी पार्टियां ये फाइट में नजर आ रही हैं और बहुत सोच समझकर नाम भी तय किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव कितनी सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कितनी सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि जब जब न्यूज़ 24 ने सवाल पूछा है सीटों को लेकर हमेशा सवाल को टाला गया है। लेकिन कल से लखनऊ में जो मंथन चल रहा है इसमें 40 नामों पर मोहर लगी है और वो 40 नाम कौन से हैं थोड़ी देर में, क्योंकि शाम तक समाजवादी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है उस 40 नामों को लेकर। लेकिन उससे पहले ये पहली तस्वीर सहयोगी पार्टियों के साथ अखिलेश यादव की और साथ में ये बड़ी न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की बैठक लगातार जारी है, कुछ और नाम भी जल्द ही फाइनल हो सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 24 पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से चर्चा की है अखिलेश यादव ने और चर्चा चल भी रही है, मंथन लगातार जारी है। 40 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में तय हैं। अब देखना होगा कि वो कौन कौन से नाम हैं और साथ ही अपने सहयोगी पार्टियों को अखिलेश यादव ने कितनी सीटें दी हैं। आज शाम तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी का भी मंथन चल रहा है दिल्ली में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नेता पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी, तो बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी उम्मीदवारों को लेकर। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना केस में अचानक उछाल आया है और इस बार ये 2 लाख का आंकड़ा छूने को बेकरार है। दरअसल पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना केस 1,94,720 दर्ज किए गए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा इसलिए डरा रहा है क्योंकि इससे पहले कोरोना के 1,68,000 केस पाए गए थे, यानी एक दिन में ही 26,000 केस बढ़ गए हैं। लगातार बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। आज केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि सभी अस्पतालों में कम से कम 48 घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। इधर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत में सुधार नहीं हो रहा है और वो अब भी आईसीयू में है। कल से अस्पताल में एडमिट हैं। लता मंगेशकर को निमोनिया भी बताया जा रहा है, इसीलिए 10 से 12 दिन तक कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में एडमिट रहेंगी। घर पर अच्छा ख्याल नहीं रखा जा सकता, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में है। माना जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े जितनी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं उसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ओमिक्रॉन के मरीज 4,868 बताए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसीलिए लगातार न्यूज़ 24 आपसे अपील कर रहा है कि जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। और जो लोग लापरवाह बने हुए हैं, कृपया करके आप गंभीर हो जाइए, सीरियस हो जाइए। और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगवा लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। देखिए, न सिर्फ आम बल्कि खास लोगों पर भी अटैक कर रहा है कोरोना। एक तरफ कोरोना का पुराना वेरिएंट है और एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो लगातार पैर पसार रहा है। एक दिन में 25 से 26,000 केस का उछाल आ रहा है। ये 4 तस्वीरें, और सरकार को भी अब चिंता सताने लगी है क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं और यहां तक कह दिया गया है कि ऑक्सीजन का जो स्टॉक है
उसको बनाए रखा जाए, ताकि क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की किस हद तक कमी पड़ गई थी, पूरा देश घबरा गया था, बड़ी संख्या में लोगों ने जान अपनी गंवाई थी। और 24 घंटे का ये आंकड़ा तमाम राज्यों का आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये गुजरात का आप देख रहे हैं और ये बिहार, नए केस 5,908 हैं और ठीक हुए 691। इधर दिल्ली का ये आंकड़ा, नए केस आपके सामने, और साथ में अब अलग अलग राज्यों से न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ गए हैं और इधर वाराणसी से हमारे साथ मनोज पांडे मौजूद हैं। मेरी सहयोगी पल्लवी झा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं दिल्ली से, और दूसरे सहयोगी पटना से अमिताभ ओझा आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, केस तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या नई गाइडलाइंस हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अब ये इनपुट आने लगा है कि ऑक्सीजन का स्टॉक तमाम अस्पतालों में पर्याप्त रखने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और यही अभी तक जानकारी भी आ रही है कि आने वाले समय में भी और ये ज्यादा केसेस बढ़ेंगे, इसमें अभी फिलहाल जो है वो डिप नहीं दिखाई दे रहा है। खास करके अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बेशक यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो है केसेस में डिप दिखेगा, लेकिन फिलहाल नहीं दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप बीते दिनों के आंकड़ों को देखेंगी तो देखिए इसमें जो आंकड़े बढ़े हैं वो 2 गुना बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता गया है। आप देखें तो पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हो गई है। यानी 5 जनवरी से अगर हम देखें, आज 11 जनवरी है, तो कुल 60 से ऊपर लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और कुछ डेटा ऐसे भी आए जिसमें कि ये कहा गया कि 11 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड थे, उनकी डेथ भी हुई है। यानी धीरे धीरे जो मौत का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केसेस में भी लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं कि केस भी लगातार बढ़ रहा है। कुछ ऐसा जरूर होता है कि सैटरडे संडे के बाद अगर जब टेस्टिंग होती है तो उस दिन टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वो सरकारी जो होते हैं टेस्ट वो बहुत सारे नहीं होते हैं, इस वजह से आंकड़े जो हैं थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वीक में देखेंगी तो जब आंकड़े जब ज्यादा होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि टेस्टिंग जब ज्यादा होगी तो आंकड़े भी उस हिसाब से ज्यादा आने लगते हैं। तो अभी देखिए, मान के चलिए कि दिल्ली में भी केसेस बढ़ेंगे। पूरे देश भर की बात कर लें तो देखिए विपनेश, जहां पर रिकवरी रेट जो था 98 से ऊपर चल रहा था, वो रिकवरी रेट अब घटकर 96% पर चला गया है। जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से भी ऊपर है, यानी हम कह सकते हैं 11 से ऊपर चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है और ना ही अभी कंट्रोल में आने वाली है। इसीलिए केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को ये अलर्ट कर दिया कि आप 48 घंटे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए और लिक्विड टैंक्स जो हैं उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो यानी कहीं न कहीं आशंका ये है कि आने वाला समय हो सकता है और ज्यादा जो है खतरा पैदा करने वाला हो, और इसीलिए लगातार जो है केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देती हुई नजर आ रही है। क्या जहां तक राज्य सरकारों की बात है तो देखिए, राज्य सरकार अपने अपने तरीके से गाइडलाइंस तैयार कर रही हैं। हॉस्पिटल्स में भी जो है उन्होंने संकेत दे दिया है कि आप अपनी तैयारी रखिए। एक जरूर बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो उस तरीके से अभी नहीं दिखाई पड़ रही है जो हमने सेकेंड वेव में डेल्टा में देखा था। लेकिन चूंकि जानकार ये कह रहे हैं कि अभी भी ओमिक्रॉन को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त ही गया है। तो आने वाले समय में जब केसेस बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे तो किस तरीके से ये जो है टर्न आउट करता है वो देखने वाला होगा। इसीलिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि बेड ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है तो ये माइल्ड है, ऐसा नहीं है। अगर माइल्ड होता तो ओमिक्रॉन की वजह से भी देखिए राजस्थान में डेथ रिपोर्ट हुई और उसके बाद हम लगातार भी देख रहे हैं कि डेथ रिपोर्ट हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है उसकी टेस्टिंग इसलिए अभी नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन से ही हुआ है, या अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से डेथ हो रहा है। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत जांच का विषय है, और जांच जब होगा तब ये साफ होगा कि कितने प्रतिशत ओमिक्रॉन की डेथ हुई और कितना डेल्टा है या बाकी कोविड जो भी है। तो यानी फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि स्थिति अभी जो है भयावह ही है और आने वाले समय में और भयावह हो सकती है। इसीलिए जरूरत यह है कि लोग इसको समझे, इसको ये बिल्कुल समझे ना कि ये बहुत माइल्ड है, सर्दी खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। ये आप नहीं जानते कि आपके शरीर में वो किस। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं। लगातार हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। मुंबई का रुख कर लेते हैं। विनोद जगदाले, 24 घंटे में बड़ा उछाल देखा गया है मामलों में। क्या सरकार कुछ और सख्ती बरत रही है संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए,
पिछले 24 घंटे में राज्य के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन मुंबई के आंकड़े हैं वो कम हो चुके हैं। 11,647 ये केसेस हैं। 20,000 तक के ऊपर के आंकड़े यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब आंकड़ा थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। अब आंकड़ा नीचे आने से लोगों की संख्या निकलने की लोकल ट्रेनों में, बसों में फिर से ज्यादा देखने को मिल रही है। आज राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में राज्य में बढ़ते हुए आंकड़े को लेकर और यहाँ पर आज चर्चा होगी और इसके अलावा इस पर क्या उपाय किए जा सकते हैं ये भी देखना यहाँ पर जरूरी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड टास्क फोर्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स ने सभी ने मुख्यमंत्री को ये बताया है कि फिलहाल जो कोविड के आंकड़े हैं वो आंकड़े मुंबई में भले कम होंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद इसमें बहुत ज्यादा और बड़ी उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमें तैयार रहना है कि राज्य में, मुंबई में सबसे ज्यादा बेड अवेलेबल हो। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से कैसे शुरू होगी ये भी देखना जरूरी होगा। तो यहाँ पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य सरकार को बताया है, आपको पता ही होगा कि अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में बेहतर स्थिति थी। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सप्लाई में भी इतनी दिक्कत नहीं आई जितना दूसरे राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर लोगों को अब ये लग रहा है कि कोविड है ही नहीं। लोगों की मानसिकता ये हो चुकी है कि ये माइल्ड कोविड है, सर्दी बुखार है, 2 से 4 दिन में चला जाएगा, इसलिए टेस्ट भी लोग अब नहीं कर रहे हैं। और ये सच्चाई है और कहीं ना कहीं आंकड़ा जो कम हुआ है वो इसके वजह से ही हुआ है। लेकिन फिलहाल मुंबई की मैं बात करूं तो 80% बेड कोविड सेंटर हो या निजी अस्पताल हो, वहां पर फिलहाल खाली पड़े हैं। आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये खतरे की घंटी है। ये लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि 2 हफ्ते बाद इसमें भारी उछाल आ सकता है। और आंकड़ा मुंबई का, आप नजर बनाए रखिएगा उस मीटिंग पर सरकार की तरफ से और जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जो की जा रही है। मैं आती हूं आपके पास, अब पटना का अपडेट जल्दी से आपके पास पहुंचा देते हैं। अमिताभ ओझा लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो अमिताभ वहां क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिहार में भी स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमितों के 5 जनवरी की बात करें तो उस दिन जहां पटना में पूरे बिहार का आंकड़ा 5,000 था, आज वो कल मंगलवार की रात जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद वो आंकड़ा 25,000 के पार कर चुका है। सबसे खास बात इसमें यह है कि जो संक्रमित हुए हैं उनमें से करीब 51.9% युवा हैं, वो इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और इसकी सबसे खास वजह यह है कि लोग इस जो वायरस है इसको माइल्ड मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि सिर्फ सर्दी और खांसी है, और युवा जो है सड़कों पे निकल रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल उसका पालन नहीं करे, जिसके चलते वो ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। तो ये एक खास बात है, सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। और देखिए, मकर संक्रांति आने वाली है, लोहड़ी है, उसमें मकर संक्रांति के दौरान बिहार में कई जगह मेले लगते हैं, गंगा किनारे, नदी किनारे मेले लगते हैं। तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी बुलाई गई है। आज शाम में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि और प्रतिबंध लगाया सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू की बात की जा रही है और साथ ही जो अल्टरनेट दुकानों को, जो बाजार में भीड़ कम करने के लिए अल्टरनेट डे दुकानें खोली जाएंगी, इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं और सबसे खास बात है कि इन आंकड़ों में कि न सिर्फ पटना सबसे ज्यादा है, पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। प्रतिदिन यहाँ 2,000 से ऊपर लोग संक्रमित मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जिले हैं जो अब तक प्रभावित नहीं थे, कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 15 जिले ऐसे थे जहां पर 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से इस पर काबू पाया सके, क्योंकि अब प्रवासी मजदूर भी अब वापस आने लगे हैं। इनके आने के लिए आइसोलेशन सेंटर जो है फिर से उसे सक्रिय किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जाए। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जो रूरल इलाके हैं वहां पे लोग इसे मामूली सर्दी बुखार समझ रहे हैं और इसी वजह से इसकी प्रॉपर इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। कल स्वास्थ्य विभाग ने जो ब्रीफ दिया उसमें खास बात यह थी कि जो भी मामले आ रहे हैं संक्रमण के, करीब 85% वैसे मामले हैं जो ओमिक्रॉन के हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो IGMS की रिपोर्ट आई थी उसमें 32 में से 27 मामले ओमिक्रॉन के थे। तो कल स्वास्थ्य सचिव ने भी ये माना कि ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन चूंकि बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू नहीं हुई है, अमिताभ इसमें सही कही कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें फिर से एक बड़ा चैलेंज है। और मनोज पांडे, आप तो जगह जगह जा भी रहे हैं, क्या वाकई में लोग उसे सर्दी खांसी मानकर लापरवाह बने हुए हैं? क्या फिर से इस गंभीरता को वो नहीं समझ पा रहे हैं? जी विपनेश, देखिए कि यहाँ पे जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार हम यहाँ ग्रामों में जा रहे हैं,
गांव में देखिए ऐसे जो रूरल इलाके हैं जहां पे लोगों को जनरली सर्दी खांसी है, और कहीं ना कहीं अब बनारस की हम बात करें, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, पूरे पूर्वांचल में यहाँ लोग डरते हैं। एक तरह से लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि हम जाएंगे, दिखाएंगे तो संक्रमित पाए जाएंगे, तो मेरे ऊपर हॉस्पिटल में मुझे रहना होगा, परिवार को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। इसके वजह से देखिए करीबन यहाँ से हम यदि 24 घंटे में बात करें तो बनारस में करीबन यहाँ देखें कि 25% यहाँ पे जो कोविड के इजाफा हुआ है। और इस समय हम मौजूद है बनारस का जो बीएचयू हॉस्पिटल है, यहाँ पे जिस तरह से कहना है कि 436 जो 24 घंटे में नए मरीजों को भर्ती कराया गया है। और इसी तरह से देखें कि हम और जिलों की यहाँ से बात करें, जौनपुर की बात करें, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया है, तो लगातार करीबन यहाँ पे 1800, 1900 ऐसे रेगुलर जो केसेज है बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चुनाव एक बहुत बड़ा चुनौती है, चूंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है देखे, और इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनावी प्रचार की भी रणनीति कल से शुरू कर दी है। और बीजेपी जिस तरह से देखे कि 5 लोगों की एक टोली बना रही है, वो टोली क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों के घरों में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यों को उनको बता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो कोविड के लोग हैं। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि देखे, हम देख रहे हैं बनारस में अभी भी दिखाना चाहेंगे कि देखे जो लोग हैं बेपरवाह, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, सावधानी तो दूर है, इक्के दुक्के लोगों को आप छोड़ दीजिए, तो बाकायदा उन्हीं के चेहरे पे है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो लोग यहाँ बहाना बनाते हैं कि हमने मास्क भूल गया, हमने मास्क को घरों में छोड़ दिया। तो ये ऐसी जो स्थिति है वाकई बनारस की दिख रही है, और लोगों में कहीं ना कहीं डर नहीं है। बाकायदा हम जब से यहाँ देख रहे हैं, ज्यादातर लोग हैं कि ऐसी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका कहना है कि इनसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरी लहर देखी, तो उसके हिसाब से इनका कहना है कि जो तीसरी लहर है उस तरह का नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग बेखौफ है, सड़कों पे घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अभी बिल्कुल देखा ये तस्वीरों में मनोज, हमने आपके साथ ही खड़े हुए हैं, कोई मास्क नहीं लगा रखा, कैमरा देखते हैं तो मास्क लगाते हैं, गंभीर नहीं है जनता। आती हूँ मनोज आपके पास। देखिए मनोज, तस्वीर दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए कि लोग अभी भी सीरियस नहीं है। भोपाल का रुख कर लेते हैं जल्दी, फिर जयपुर जाएंगे, वहां से अपडेट आपको देंगे। तो विपिन श्रीवास्तव, एक तस्वीर कल आपने दिखाई, आपके पीछे जो यूथ काफी संख्या में खड़ा था और उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। इधर सरकार इतनी सीरियस है कि ऑक्सीजन की बात तक की जा रही है कि तमाम अस्पतालों में स्टॉक पर्याप्त, तो इसको चेक किया जाए, कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, तमाम नियम भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक कब संभलेगी? क्या पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा तब समझ में आएगा क्या? देखिए बिल्कुल विपनेश, जो तस्वीरें हम बार बार दिखाते हैं उसी को लेकर आप समझ सकते हैं कि अभी सरकार की तरफ से तो इस स्थिति साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। रोजाना समीक्षा बैठक होती है सरकार की। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3:30 पर एक समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन इस बैठक में स्कूलों को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में स्कूल चालू है 50% क्षमता के साथ। लेकिन ये अटकलें चल रही हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। रोजाना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में भी आंकड़ा अच्छा खासा बढ़ चुका है, 6 गुना बढ़ चुका है। 500 के आसपास रोजाना के केस थे, जो अब यहाँ पर 3000 को पार कर चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या भी करीब 10 गुना बढ़ चुकी है एक हफ्ते में। एक हफ्ते पहले 1500 एक्टिव केस थे, अब 15000 के आसपास पहुंच चुके हैं। हर तरह से देखा जाए तो संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये भी मानी जा रही है विपनेश की जिस तरह से अस्पतालों में अभी मौजूदा स्थिति में 99% ऐसे लोग जो होम आइसोलेट हैं, 1% लोग हैं जो अस्पताल में हैं। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि सर्दी खांसी बुखार है जो ठीक हो जाएगा, और यही वजह है कि अस्पताल जब नहीं पहुंचते हैं तो किसी बीमारी को अगर लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसकी जो गाइडलाइन उसको भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अभी अस्पताल नहीं पहुंचना है तो लापरवाही लगातार सामने आ रही है। मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, और यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में, इंदौर और भोपाल तो वो जगह है जहाँ पर 50% केस हैं तो जो कुल मामले सामने आ रहे हैं। ग्वालियर और इसके अलावा बड़े शहरों में तो है ही, छोटे शहरों में पहुंच चुका है। हालातों को लेकर सरकार की तैयारियां पहले से है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में जायजा भी लिया था पहुंचकर। ऑक्सीजन की बात किया तो मध्य प्रदेश में 800 के आसपास यहाँ ऑक्सीजन प्लांट अभी हैं, जिनमें से 750 अभी चालू स्थिति में है। यानी इस तरह से तैयारी भी यहाँ पर की ऑक्सीजन की अगर किल्लत ना हो, जैसा कि हालात कोरोना की दूसरी लहर में बने थे। सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, जो आज समीक्षा बैठक हो रही है उस पर विपिन श्रीवास्तव अपनी नजर बनाए रखिएगा। कुछ बड़ा अपडेट आए तो पहुंचाइएगा। मैं आती हूँ जयपुर, लिए चलते हैं दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, और वहां का रुख करते हैं। तो केंद्र श्रीवास्तव बताइए, केंद्र की तरफ से कुछ निर्देश मिले हैं राज्य सरकार को
कुछ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में पिछली बार कमी थी, अगर आंकड़ा ज्यादा बढ़ता है तो इस बार ऐसा माहौल ना हो, ऐसे हालात ना बने। विपनेश, देखिए केंद्र और राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और तमाम तरह के दिशा निर्देश गाइडलाइन भी जारी हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी लहर में हमने देखा था जयपुर का रामगंज इलाका, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये सबसे बड़ा एपी सेंटर बना हुआ था। यहाँ के छोटी छोटी सुकड़ी गली मोहल्लों में जाना स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किल हो रहा था। आज ये उसी इलाके में उसी तरह की भीड़ है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, मास्क किसी के चेहरे पर आपको नजर नहीं आएगा। वैसे भी राजस्थान में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6,300 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज मिले हैं। 4 मरीजों की मौत भी हुई है और पिछले 11 दिन में ही राजस्थान में 24 गुना तेज रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। बावजूद इसके लोग हैं कि वे लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, जन अनुशासन कर्फ्यू के नाम पर तमाम तरह के फैसले लिए हैं। 12वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का भी शहरी इलाकों में ऐलान कर दिया सरकार ने। बावजूद अब लोगों पर यह डिपेंड करेगा कि वे फरवरी में आने वाली पीक को लेकर कितनी सजगता दिखाते हैं, क्योंकि अकेले सरकार के नियम कायदे बनाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना होगा और लोगों को इनका सही तरीके से पालन भी करना पड़ेगा, एक बड़ा कर्तव्य मानकर, जो कि इस वक्त जयपुर की सड़कों में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और खास तौर पर इस रामगंज के इलाके में इन लोगों को तो एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी पिछली दूसरी लहर से सबक लेते हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों की वही चहल पहल, लोगों की वही भीड़ भाड़ और वैसे ही लापरवाही आज भी आपको यहाँ नजर आ जाएगी। देखिए तस्वीर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है, पुराना वेरिएंट भी है, केसेस बढ़ रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे, लोग नहीं संभले तो फिर सरकार को और सख्ती बढ़ानी पड़ेगी और लोग इसके लिए जाहिर सी बात है तैयार नहीं होंगे। इसीलिए अपील है, संभल जाइए। आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।